અપડેટ. એક તો જીઓપોલિટિકલ ટેન્શન અને એની સાથે નજર કરીએ તો ભારતીય બજાર માટે અગર જોઈએ તો F&O જે નિયમોમાં બદલાવ થયો છે, જે ચેન્જીસ આવ્યા છે સેબી દ્વારા, એ પણ એક ખાસ ફોકસમાં છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એના વિશે જાણીએ અને અત્યારે આ બધા પર ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે CNBC आवाज़ અને CNBC बाजार मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल. अनुज सर, गुड मॉर्निंग. और सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं इस F&O ट्रेडिंग पर जो सेबी की सख्ती है? गुड मॉर्निंग. देखिए, अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़े या फिर जो भी सारे मेजर्स आए, कुछ हद तक मार्केट को पता था. ऐसा नहीं है कि मार्केट के लिए शॉक वैल्यू है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो सब आया वो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे शायद थोड़ा कम ही है, क्योंकि एक और एक्सपेक्टेशन ये भी था कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्राइक्स हैं शायद उनको भी थोड़ा कम कर दिया जाएगा. खैर, एनीवे, मेरे ख्याल से ये जो डेली ऑप्शंस वाला मामला है ये सबसे अच्छा मेजर है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैसा लूज हो रहा था वो डेली ऑप्शंस की वजह से हो रहा था. और अब तय कर लें एक्सचेंजेस BSE और NSE की भाई कौन सा एक्सचेंज या मतलब कौन सा प्रोडक्ट उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सेंसेक्स या बैंकेक्स. BSE तय कर ले या NSE तय कर ले कि निफ्टी बैंक निफ्टी. मेरे ख्याल से इन दो में रिस्ट्रिक्ट करेंगे. वो एक चीज़ वो कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अब हम एक हफ्ते में निफ्टी की एक्सपायरी हो और एक हफ्ते में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, तो फोर्टनाइटली एक्सपायरी टाइप का एक सिस्टम हो जाए. ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है. या फिर वीकली में निफ्टी और बैंक निफ्टी हो और मंथली निफ्टी की लास्ट थर्सडे को हो और बैंक निफ्टी की अगर सेकेंड लास्ट थर्सडे को. मतलब ऐसा कुछ ना कुछ सिस्टम सोचना पड़ेगा एक्सचेंजेस को. लेकिन जो भी है, मेरे ख्याल से ये मेरा मानना है कि इससे शायद थोड़ा सा एक लॉसेस कम होंगे लोगों के. वैसे भी आपने देखा होगा कि वीकली एक्सपायरीज का सबसे ज़्यादा फायदा बाहर के हेज फंड उठा रहे थे. उन्होंने सारी ऐसी मशीनों से बेस एल्गो स्ट्रेटजीज बना ली थी जिससे वो सारा का सारा पैसा बना रहे थे और रिटेल पैसा लूज कर रहा था. तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके ध्यान में थी, और ना सिर्फ सेबी बल्कि इवन मिनिस्ट्री को लग रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी यूजलेस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें ना कोई हेजिंग होती है, ना कुछ इसमें आप कोई जो F&O का प्रॉपर यूज़ है वो करते हैं. वो एक प्योर गैम्बलिंग प्रोडक्ट बन गया था. उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है. कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने के लिए देखिए, अगर इंडेक्स तक रुक जाए तो ठीक है, ठीक है. इंडेक्स तक रुक गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टॉक्स में मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए, और अब तक तो खैर स्टॉक्स में इसको टच नहीं किया गया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर बढ़ेगा तो वो एक्चुअली रिटेल के लिए शायद थोड़ा सा नेगेटिव होगा इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव. लेकिन अभी मेरे ख्याल से फोकस इंडेक्स पर है, इसके लिए ये कदम उठाया गया है. ब्रॉडली मैं सहमत हूँ ये जो कदम उठाए गए हैं इनसे सेबी के, और मेरा ये मानना है कि इससे जो है थोड़ा सा लॉसेस जो है वो कम होंगे. मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मार्केट पर इसका मेरे ख्याल से कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक लोगों को पता था. हाँ, BSE, एंजल वन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आज हो सकता है कि थोड़ा इम्पैक्ट आए. और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वैसे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक्स काफ़ी हद तक पीक बना चुके हैं, और पिछले कुछ समय से ये स्टॉक्स या तो चलना बंद कर दिए हैं या फिर करेक्ट होने शुरू हो गए हैं. तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से मार्केट इम्पैक्ट यहीं तक लिमिटेड रहेगा. राइट. सर, और अगर देखने जाए तो दूसरी बड़ी खबर जिस पर बाजार की नज़र रहेगी वो है जियोपॉलिटिकल. ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है. इन बदलती परिस्थितियों में बाजार में निवेशकों को क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, मेरा हमेशा ये मानना होता है कि जियोपॉलिटिकल वरीज जब भी हो, वॉर जब भी हो, उसकी वजह से एक बार के लिए मार्केट में झटका ऑब्वियसली लगता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है या उसकी सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर बाय करना. आप कोई भी पिछले 40 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी वॉर का टाइम उठा के देख लीजिए, उस वॉर में अगर आपने मार्केट में बाय करने की कोशिश की है अगर, तो आपका पैसा बना है. वैसे भी मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए एक चीज़ तो समझिए आप, यहाँ पर मार्केट क्यों गिर रहा था पिछले 3-4 दिन से? 3-4 दिन से मार्केट गिर ही रहा था ना, जबकि हमारा ट्रेंड इतना पॉजिटिव था. वो मार्केट गिर इसलिए रहा था क्योंकि मार्केट को इन दो चीज़ों का खतरा था. एक तो कि सेबी के कुछ कदम आ जाएंगे, और एक शायद कुछ ना कुछ वॉर को लेकर अगर एस्केलेशन हुआ तो क्या होगा. हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस खुलते ही सब कुछ बाय कर लें. थोड़ा सा अपने आप को एक सोच कर समझ कर स्ट्रैटेजी बनाएं. एक तय कर लें कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं, वो आपके प्राइस पर अगर आए तो उनको बाय करने की कोशिश करें. निफ्टी बैंक निफ्टी को अभी अगर आप चाहें इमीडिएटली ट्रेड अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर लें. वो ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा सा टूट गई है, वो अप ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा था वो थोड़ा सा टूट गया है. तो
इस समय फोकस करें इन्वेस्टिंग पर। इस समय फोकस करें इन्वेस्टिंग पर, अच्छी कंपनियां ढूंढें, अच्छे स्टॉक्स ढूंढें और उनको लोअर लेवल पर ऐड करने की कोशिश करें। ये इस समय मेरी मार्केट की अप्रोच होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी पर वैसे भी देखिए मैं अभी थोड़ा छुट्टी पर हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा डेटा पढ़ नहीं पाया हूं, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कमेंट दे नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि एक बार एटलीस्ट ये बात कर ली जाए, क्योंकि पैनिक ना करें, बेसिकली पैनिक करके अपने अच्छे स्टॉक्स ना बेचें, इस चीज़ का ध्यान रखें। जी सर।